हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम लिंक को जो है वो आप क्लिक करें, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। मतलब एक तो सबसे यंगेस्ट हैं वो, और साथ में अकेली लड़की ने जो है वो पूरी वर्ल्ड में ट्रेवल किया है। उसका नाम जो है वो आपने बताना है। उसके पास एक छोटा सा, आप कह सकते हो, एयरक्राफ्ट था, उसके थ्रू उसने ट्रेवल किया है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। कहां से बिलोंग करती हैं? बेल्जियम से बिलोंग करती हैं, याद रखना है। और बहुत ही फेमस हो चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ अकेली वुमेन यंगेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करती हैं अपने एक छोटे एयरक्राफ्ट के ऊपर। और आपने याद रखना है, मात्र 19 साल की हैं ये, और ये बेल्जियन ब्रिटिश पायलट हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया। आप देख सकते हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है वो उठाए हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, शी हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू सरकम नेविगेट द वर्ल्ड इन ए माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट। ये जो आप एयरक्राफ्ट यहाँ पे देख रहे हो, आधी पिक्चर उसकी, ये माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट है। और उन्होंने 52,000 किलोमीटर के आसपास की जर्नी जो है वो की है, और 41 कंट्रीज का उन्होंने दौरा किया है अपने शार्क अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिसका नाम है बिस्पोक अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट या शार्क अल्ट्रा लाइट प्लेन। और ये ऐसी भी पहली महिला हैं जो बेल्जियम से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के थ्रू जो है वो ट्रेवल किया है। इन्होंने अपनी यात्रा जो है वो बेल्जियम से स्टार्ट की थी 18 अगस्त 2021 को, और पूरी यात्रा इन्होंने कंप्लीट की 41 अलग अलग 41 अलग अलग कंट्रीज को पूरा किया 20 जनवरी 2022 तक। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने में ये इतनी कंट्रीज जो है वो ट्रेवल करके आई हैं। तो ये रिकॉर्ड, इससे पहले एक अमेरिकन एविएटर थी जिनका नाम क्या था? शेस्टा व्याज। आप देख सकते हो यहाँ पे, इससे पहले ये रिकॉर्ड इनके पास था। ये 30 साल की महिला थी, और इन्होंने ये रिकॉर्ड 2017 में बनाया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो है इस बेल्जियम की औरत के पास चला गया, जिनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड।
तो याद रखना है, क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से याद कर लें, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये जरूर आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है, इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है वो कहां पे लॉन्च की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है पैरालंपिक्स के लिए प्लेयर्स को तैयार करेगी, और जो किसी भी तरह से दिव्यांग हैं उनको जो है वो आगे बढ़ने का एक मौका जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, उनको बेहतरीन प्लेयर बनाने का काम जो है पैरा बैडमिंटन अकेडमी करेगी। तो आंसर यहाँ पे है लखनऊ, इसको खोला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको एग्जामिनर स्टेट भी पूछ सकता है, आपको एग्जैक्ट जगह भी पूछ सकता है। और आप देख सकते हैं इस अकेडमी का उद्घाटन जो है वो गौरव खन्ना ने किया है। कौन है गौरव खन्ना? ये द्रोणाचार्य अवार्डी तो है ही हैं, साथ में आप कह सकते हो कि हेड नेशनल कोच हैं। नेशनल कोच हैं कौन सी टीम के? इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के, इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के। और साथ में इन्होंने एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर जो है वो इस अकेडमी का उद्घाटन किया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इससे क्या होगा कि 2024 में जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स होने वाली है, इसके बाद 2028 में होने वाली हैं, 2032 में होंगी। 2024 वाली आपको पता है, 2028 में ये पैरा ओलंपिक्स गेम जो है समर के अंदर जो होंगी, ये कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है लॉस एंजल्स में। और 2032 में कहाँ पे होने वाली है? ब्रिस्बेन के अंदर। और विंटर ओलंपिक्स के साथ भी इसको आयोजित किया जाता है। 2022 में होंगी, ये चाइना बीजिंग के अंदर खेली जाएंगी, और उसके बाद 2026 में खेली जाएंगी, ये कहां पे? मिलान वाले एरिया में, इटली में खेली जाएंगी। तो गौरव खन्ना ने साथ ही साथ जो है एजियास फेडरल का क्वेस्ट फॉर फियरलेस शटल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, ताकि उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और ट्रेन किया जा सके जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारे लिए मेडल्स लेके आ सकते हैं 2028 की या 2032 की पैरा ओलंपिक्स के अंदर, चाहे वो विंटर के साथ हो चाहे वो समर के साथ हो। और ये मतलब आप कह सकते हो अलग अलग इक्विपमेंट्स, बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के कोर्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, खास करके बैडमिंटन को खेलने के लिए। 2 कोर्ट्स जो हैं वो सिंथेटिक मैट के हैं, ताकि जो स्टैंडिंग प्लेयर्स हैं वो खेल सकें। 2 जो हैं वो वुडन कोर्ट हैं। वुडन कोर्ट जो है वो बहुत ही खास तरह से बनाए जाते हैं, और ये व्हील चेयर एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से ही याद कर लें। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है एक इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि मार्केट असेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे कारीगरों को, आर्टिजन्स को, वीवर्स को, हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं, जो हाथ से चीजें बनाते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें। मतलब ये आर्टिजन्स और वीवर्स जो होंगे वो इस कंपनी के साथ टाई अप करेंगे और वहां पे अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इससे क्या होगी? इनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक इंस्टीट्यूट का योगदान रहेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट जो है वो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। और ये इंस्टीट्यूट दोस्तों IIM सांबलपुर है, मतलब आप कह सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सांबलपुर, जो कि कहां पे स्थित है? ओडिशा के अंदर। और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्लिपकार्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सांबलपुर और फ्लिपकार्ट ने टाई अप किया है, ताकि वीवर्स और आर्टिजन जो कि ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सांबलपुर है वो लाइक आर्टिजन्स और वीवर्स के क्लस्टर जो है वो बनाएगा, आइडेंटिफाई करेगा, और वहां पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ताकि उनको हर तरह की नॉलेज दे के हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सके। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो फिर कुछ सिलेक्टेड आर्टिजन और वीवर्स को फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम के साथ अटैच करेगा। अब ये समर्थ प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि फ्लिपकार्ट जो है इस समर्थ प्रोग्राम के थ्रू पूरी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स के साथ टाई अप करके उनको अलग अलग तरह की स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करता है, और साथ में उनका जो हैंडीक्राफ्ट होगा, उनका जो आर्टिफैक्ट होगा, उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रदर्शित करेगा, ताकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ या खास करके इंडिया के साथ कनेक्ट हो सके और अपना सामान जो है वो ऑनलाइन बेच सके पूरे इंडिया में, सिर्फ एक ही जगह पे सीमित ना रह सके। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं छोटे छोटे, तो वो जो है वो अपनी लाइक खूबियों, जो भी उनके अंदर खूबियां हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। और फ्लिपकार्ट का आपको पता ही कि 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके सीईओ जो है वो कल्याण कृष्णामूर्ति हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के अंदर। लेकिन दोस्तों ओडिशा की बात हो रही है तो याद रखना है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक हैं, गवर्नर जो है वो गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। और यहाँ पे आपको 2 बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, एक आपको मिलेगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। सिमलीपाल जो है वो 18 में से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे आपको एक टाइगर रिजर्व मिलता है दोस्तों, बहुत ही फेमस सतकोशिया टाइगर रिजर्व। याद रखोगे सारी चीजें।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने जो है वो 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स, मतलब किश्तियां जो हैं वो बना के दी हैं, शिप्स जो हैं वो बना के दी हैं, और ये बना के दी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को उनके वाटर विंग के लिए, ताकि जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर किया जा सके और वहां पे निगाह रखी जा सके कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और ये 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जो बना के दी हैं ये कोचिन शिपयार्ड ने बना के दी हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो आप देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड जो है वो 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल जो बना के दे रहे हैं, इस तरह की किश्तियां जो है वो बना के दे रहा है। तो आप देख सकते हो 3 वेसल जो हैं वो ये कहां पे लगाई जाएंगी? ये सुंदरबंस वाले एरिया में लगाई जाएंगी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है प्रोवाइड कर रही है ये सर्विसेज, और आपको पता ही है ये वेस्ट बंगाल वाली साइड पे तैनात की जाएंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2019 के अंदर साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और साथ में आप कह सकते हो कि ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और इसमें टोटल 9 ऐसी अलग अलग तरह की वेसल्स जो हैं वो बना के देनी है, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सुरक्षा को निश्चित कर सके, खास करके जो पानी के थ्रू जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी को निश्चित करना है। और इन्होंने अभी तक 6 जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं इनको मिला के, और जो 3 रह गई हैं तो वो भी जो है वो जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टोटल लेंथ इसकी 46 मीटर की होती है, ब्रेथ जो है वो 12 मीटर की होती है, और ये इनलैंड वाटर्स के ऊपर जो है वो इसको डिप्लॉय किया जाता है, मतलब लाइक गंगा रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, तो इस तरह से लगाते हैं। स्पेसिफिकली कच्छ वाले एरिया में इसको लगाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो पानी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और सुंदरबंस वाले एरिया में क्योंकि बांग्लादेश के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जो है वो उन्होंने बीएसएफ को बना के दी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी जो है वो पहला अफ्रीका कप जो है वो जीती है? फर्स्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, AFCON। ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखना है। और साथ में कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? इसको कैमरून ने होस्ट किया है, ये भी आप याद रखेंगे। ये अभी 9 जैन से लेके 6 फरवरी के बीच में खेला गया, और ये फर्स्ट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो है वो जीता है सेनेगल ने। तो याद रखना है, हराया किसको है? इजिप्ट को। तो इसका मतलब हमारे पास रनर अप टीम कौन सी है? इजिप्ट है। ये हर 2 साल के बाद जो है वो खेला जाता है, इस बार ये 33rd एडिशन था जो कैमरून के अंदर खेला गया है। तो आप देख सकते हो इसको टोटल एनर्जाइज 2021 टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, इसमें अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैमरून ने होस्ट किया है, सेनेगल जीता है, इजिप्ट को हराया है, फुटबॉल से रिलेटेड है, 33rd टूर्नामेंट था। इतना याद रखेंगे और बहुत है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, गुजरात का पहला विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। अब देखो हाइब्रिड का मतलब होता है 2 चीजों का मिक्सचर, तो विंड और सोलर दोनों चीजों का एक मिक्सचर बना के एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। कौन सी कंपनी ने उसको गुजरात में लॉन्च किया? और गुजरात का ये पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, और इसको एक यूनिट है गुजरात के अंदर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का, कपड़े की इंडस्ट्री है ग्रासिम, बहुत फेमस। तो साउथ गुजरात के अंदर वहां पे उनका एक यूनिट है साउथ गुजरात में, वहां पे इसको जो है वो इंस्टॉल किया है, और ये है दोस्तों कंपनी रीन्यू पावर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो अब देख सकते हैं रीन्यू पावर ने विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो ग्रासिम इंडस्ट्री के एक यूनिट में लगाया है। तो ये 2 फेज में इंप्लीमेंट होगा। फर्स्ट फेज में ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो 17.6 मेगावाट जो है इतनी विंड सोलर एनर्जी जो है वो पैदा करेगा, और ये ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे 80 मिलियन यूनिट्स जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के पैदा होंगे, ये आइडिया है क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया गया है। फिर दूसरे फेज में इसमें 16.68 मेगावाट जो है वो एनर्जी पैदा करने की जो है वो शुरुआत की जाएगी, मतलब और इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो पैदा होगी। तो आप कह सकते हो दोनों को मिला के हमारे पास 34.28 मेगावाट, मतलब 34.28 मेगावाट जो है इतनी कैपेसिटी की जो हमारे पास एनर्जी पैदा होगी, जिसमें 160 मिलियन यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी के हम यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी को बनाया जाएगा। और इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 3.82 बिलियन रुपीस जो है वो इतनी कॉस्ट इसमें लगाई जाएगी, खर्च किया जाएगा, और इससे गुजरात के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करने में आसानी होगी, क्योंकि आजकल हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। बहुत से टारगेट्स हमने अचीव करने हैं। 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल बनना है, हम ऑलरेडी COP26 में कह चुके हैं, और साथ ही साथ हमने 175 गीगावाट टारगेट अचीव करना है, ये भी हम कह चुके हैं 2022 तक करेंगे, अभी 150 के आसपास पहुंचे हैं। ऐसे ही 450 गीगावाट, 450 गीगावाट अचीव करना है 2030 तक। तो ये सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीन्यू पावर की। इसके फाउंडर, इसके CEO, इसके चेयरमैन एक ही पर्सन है, कौन है? सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर।
और गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, और वो कौन कौन से हैं? मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा बहुत फेमस ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, और साथ ही साथ गिर नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। टाटा ग्रुप ने कौन से बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया है, या आप कह सकते हो कौन से बैंक को चूज किया है ताकि वो इंडियन एयरलाइन जो उसका नाम है एयर इंडिया, उसका डेट जो पुराना है, क्योंकि टाटास ने अभी खरीदा है उसको, तो जो पुराना डेट है वो जो है वो अदा किया जा सके। तो ये बैंक से लोन लेंगे और उसके बाद जो है वो पैसा जो इसको भी देना है, क्योंकि डेट जो है वो बहुत ज्यादा है एयर इंडिया के ऊपर, तो पूरा किया जा सकता है। और ये टाई अप उन्होंने तीनों बैंक्स के साथ किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी, कुछ पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, कुछ एचडीएफसी बैंक देगा। मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, डी आंसर होगा। तो अब देख सकते हो टाटा ने एसबीआई और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी को जो है वो वहां से लोन लिया है ताकि एयर इंडिया का ओल्ड डेट जो है वो दिया जा सके। तो आप कह सकते हो 10,000 करोड़ रुपया तो एसबीआई की तरफ से दिया जाएगा, 5,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दिया जाएगा। एचडीएफसी का भी बताया नहीं कि कितना देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आइडिया है कि यहां से वो कितना पैसा लेंगे, 8,000 करोड़ के आसपास जो है वो एचडीएफसी से लिया जाएगा, लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। और टोटल इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना देगा? 4.25 मतलब 4.25% इंटरेस्ट जो है वो एनुअली इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रिसेंटली टाटा सन्स की तरफ से, या आप कह सकते हो टेलिस ग्रुप जो कि टाटा सन का ही एक वेंचर है, तो उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा है 18,000 करोड़ के अंदर। 18,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ तो डेट ही है, तो वो इसके अंदर ही है, और 2700 करोड़ रुपए उन्होंने इन कैश जो है वो गवर्नमेंट को पे किया है। अब इस 15,300 को पूरा भी तो करना है, मतलब इसको अदा भी तो करना है जहां से ये पैसा लिया था एयर इंडिया ने। तो इसके लिए इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए के लोन की डिमांड की थी अलग अलग बैंक से। 12 से 15 बैंक ने अपने प्रपोजल भेजे थे कि हम आपको 35,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टाटा कहता भाई हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें तो 23,000 करोड़ की जरूरत है, जिसमें से 15,000 करोड़ जो है वो खास तौर से हम जो है वो यूज करेंगे डेट को पूरा करने के लिए, या आप कह सकते हो 18,000 करोड़ जो है वो हम इसमें यूज करेंगे हम पूरी टाटास को खरीदने के लिए या उसका डेट पूरा करने के लिए। और जो बाकी बचा है 5,000 करोड़, वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी तो चाहिए, चलाने के लिए भी तो चाहिए एयर इंडिया को। तो इसलिए जो है ये पूरा का पूरा पैसा जो है लोन में लिया जाएगा। तो 10,000 करोड़ 23,000 में से एसबीआई दे चुका है, 5,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा दे चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली एचडीएफसी जो है वो 8,000 करोड़ जो है वो देगा ताकि पूरा का पूरा 23,000 हो सके। लेकिन इसमें आपने याद रखनी है कि इस लोन की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है। 1 साल के अंदर ये लोन जो है वो शायद टाटा की तरफ से वापस कर दिया जाए। और टाटा सन्स ने ये भी कहा है कि हम कम से कम 1 साल तो जो पुराने एम्प्लॉइज हैं एयर इंडिया के वो तो रखेंगे ही रखेंगे, 1 साल तक हम किसी को भी नहीं निकालेंगे, और 117 जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हम साथ में यूज करेंगे। और टाटा ऑलरेडी जो है वो विस्तारा एयरलाइंस चला रहा है। विस्तारा एयरलाइन वो सिंगापुर एयरलाइन के साथ मिलकर चला रहा है, और साथ में एयर एशिया एयरलाइन भी चला रहा है, वो मलेशियन एयर एशिया एयरलाइन के साथ मिलकर चला रहा है। तो याद रखनी है सारी चीजें। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से बैंक ने क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ टाई अप किया है ताकि कलेक्शंस को ऑटोमेट किया जा सके? मतलब आप कह सकते हो कि इस बैंक से जिन्होंने लोन लिया होगा वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे जो भी क्रेडिटास सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अपनी लोन अमाउंट्स को जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो भी कस्टमर होंगे वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और ये बैंक है हमारे पास आरबीएल बैंक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो ये एक सास प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करेगा ताकि कलेक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन ही मैनेज की जा सके। तो आप कह सकते हो आरबीएल बैंक क्रेडिटास सॉल्यूशंस के ऊपर विश्वास दिखा रहा है कि वो उनकी कलेक्शंस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेंगे। तो होगा क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होगा, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी, जिसमें डू इट योर सेल्फ जो है वो मेथड यूज होगा। मतलब आप कह सकते हो आप खुद ही घर पे जो है वो मैनेज कर सकते हो कि किस तरह से आपने अपना पैसा जो है वो वापस करना है बैंक को। तो कस्टमर जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने ड्यूज को पे कर सकते हैं। और आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो किसी भी टाइम पीरियड पे, किसी भी डिवाइस पे, और देख सकते हो कि कौन सा मेथड जो है वो कन्वीनियंट है पैसे को वापस करने के लिए। लाइक आप कह सकते हो ईएमआई आपने शेड्यूल करनी है, कितनी ईएमआई करनी है वो भी कर सकते हो, कब करनी है वो भी कर सकते हो, और कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू करनी है वो भी कर सकते हो। सारा कुछ आसान हो जाएगा। तो ये बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए एक तरह से एक अलग प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही अच्छा और एक फास्टर मेथड जो है वो लेके आ रहा है ताकि रीपेमेंट एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा जा सके। और किसकी मदद ले रहा है? क्रेडिटास सॉल्यूशंस की मदद ले रहा है।
आरबीएल बैंक के बारे में याद रखोगे, इसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहा जाता है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? राजीव आहूजा। राजीव आहूजा रिसेंटली जो है वो विश्ववीर आहूजा थे, लेकिन उनकी हेल्थ की वजह से राजीव आहूजा को टेम्परेरी तौर पे आप कह सकते हो इनको बनाया गया है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहां पे है? मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी यूटी ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जो है वो अपना तालमेल बनाया है? मतलब अब अगर आप उस यूटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, तो आपको अलग अलग ऑफिसेज में जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैनुअली जाने की जरूरत नहीं। आप इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर जाएं और उस यूटी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और ऐसी यूटी पहली यूटी है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है, उसके साथ मिल चुकी है, और ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी है। अभी तक 20 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। 14 स्टेट्स और यूटीज आप कह सकते हो अभी कनेक्ट हो चुकी हैं इसको मिला के जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि पहली यूटी है, अदरवाइज पहले 13 स्टेट्स ही थी सिर्फ, तो अब 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के, तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है। तो अभी तक आप कह सकते हो कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ जो है वो इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लिंक किया गया है, जो कि 45 इंडस्ट्रियल पार्क जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उसको साथ में अटैच कर लेगा। अब अगर आप उन 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर कोई यूनिट्स लगाना चाहते हो तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा और अपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहीं पे सबमिट कर जाएगा। आपको अलग अलग ऑफिसेज में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग जगह पे विजिट करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्लियरेंस जो है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगी। तो जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आप कह सकते हो, जो कि इन्वेस्टर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और अप्रूवल्स के लिए जो है वो आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ही, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये 2020 के बजट में ऑलरेडी कहा गया था और इसका डेमो बेस पे सॉफ्ट लॉन्च आप कह सकते हो सितंबर 2021 में किया गया पीयूष गोयल जी की तरफ से, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। और अभी इस मॉड्यूल के अंदर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 3000 से ज्यादा अप्रूवल जो है वो सेंटर और स्टेट्स को दे दी गई हैं, क्योंकि 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ कनेक्टेड हैं। तो देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रैंकिंग भी जो है वो क्या होगी? इंप्रूव होगी। और जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, मनोज सिन्हा। और यहाँ पे आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत ही फेमस है। एक ओवेरा आरू भी है, मैं हर बार बताता हूं ताकि याद हो जाए, अवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, कौन से नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का, मतलब बाहर बेचता है मिलेट्स को? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है। तो बाजरे के एक्सपोर्ट में जो इंडिया का रैंक है वो 5th नंबर पे है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कौन सी कंट्रीज को? नेपाल हो गया हमारे पास सऊदी अरेबिया हो गया, हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। तो इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया बाजरा एक्सपोर्ट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डाटा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एक वर्ल्ड लीडर है बाजरे के एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में भी, क्योंकि इंडिया जो है प्रोडक्शन में 41% बाजरे की प्रोडक्शन को पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरा करता है, अगर हम 2020 का डाटा उठा के देखें। और नेपाल को सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाजरे की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में की जाती है और मिलेट्स को बहुत ही अलग अलग तरह से हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने साथ में याद रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और राज्यसभा के मेंबर हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथी जो हमारा साउथ अमेरिका वाला एरिया है, तो वहां पे आपको पेरू कंट्री जो है वो मिल जाएगा। पेरू की कैपिटल जो है वो लिमा है, और इसके पिछले 6 महीने के अंदर जो है वो 4 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बनाए गए हैं। तो क्योंकि जुलाई के बाद जो है वो लगातार जो है वो क्राइसिस चल रहा है कंट्री के अंदर, जिसके बाद जो है वो चौथे प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। और कौन बनाए गए याद रखना है? एनिबल टॉरेस। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो याद रखें क्योंकि इन्होंने शपथ दिलाई है। प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। तो याद रखना है, क्वेश्चन स्टैटिक है लेकिन फिर भी आपने 2 नाम जो है वो इसमें याद रखने हैं। और एक बात और याद रखनी है इसमें कि ये पुराने जस्टिस मिनिस्टर थे। और पेरू की कैपिटल लिमा है और यहाँ की करेंसी सोल। करेंसी क्या है? सोल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप चित्र जो है वो देख सकते हो।
रिसेंटली इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है उसने अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, 50वीं वर्षगांठ जो है वो सेलिब्रेट की है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, देखो एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, आप हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट्स को याद रखोगे तभी जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, क्योंकि ये सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में है दोस्तों ये। और इसकी खास बात क्या है, 50वीं जो वर्षगांठ है इसमें मोदी जी खुद शामिल हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसमें शामिल हुए, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर। और आप यहां भी देख सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च करती है एशिया और सब सहारन अफ्रीका में खास तौर से, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1972 में, तो इसके 50 वर्ष जो है वो स्थापना के पूरे हो चुके हैं। इसी मौके पे मोदी जी ने 2 रिसर्च फैसिलिटीज जो है वो इस सेंटर की उद्घाटन किया है उसका। एक तो क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी, और साथ में एक रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी है। दोनों का काम बेसिकली क्या है, एशिया और सब सहारन अफ्रीका में जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी सहायता करना। और साथ ही इन्होंने इक्रीसैट का लोगो और एक स्टैंप जो है वो लॉन्च किया, लेकिन ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्रीसैट की लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने स्टेला एप्स के साथ टाई अप किया या स्टेल एप्स के साथ टाई अप किया है ताकि वो डिजिटाइजेशन जो है वो डेयरी सेक्टर के अंदर कर सकें। जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए किसान हैं या लोग हैं वो अपने आप को जो है वो डिजिटल कर सकें, तो उनको पैसे की जरूरत होगी, उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेला एप्स प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये बैंक कौन सा है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो जो डीबीएस बैंक है उसने टाई अप किया है स्टेला एप्स के साथ कि हम आपको जो है वो हर तरह की सहायता देंगे, खास करके जो छोटे डेयरी इंडस्ट्रीज हैं उनको डिजिटल हमने करना है, तो उसको डिजिटल करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टेला एप्स प्रोवाइड कर देगा, और जो फाइनेंस की जरूरत होगी वो डीबीएस बैंक प्रोवाइड करेगा। तो इस एग्रीमेंट के अंदर स्टेला एप्स डिजिटल नेटवर्क और डीबीएस बैंक जो है वो डेयरी फार्मर्स को फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डिजिटल हो सके। तो स्टेला एप्स का काम है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके वो डिजिटल डाटा और क्लाउड बेस्ड जो है वो मिल्क की ग्रेडिंग या उनका डाटा जो भी होता है वो ऑनलाइन स्टोर किया जा सके। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी, और साथ ही साथ इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये है हमारे पास डीबीएस बैंक, और इससे अनुमान है कि ऑलमोस्ट 20,000 किसानों का फायदा होगा, 1 लाख जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका फायदा होगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखना है डीबीएस बैंक की जब हम बात करते हैं तो 2020 में एक बात याद आती है डीबीएस बैंक के बारे में कि लक्ष्मी विलास बैंक जो कि डूबने वाला था, तो लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसके अंदर, डीबीएस बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। और डीबीएस बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में, और केवल 12 ब्रांचेज हैं इसकी पूरी इंडिया में, बहुत ही कम है लेकिन धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है इसकी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक बहुत ही फेमस आप चेहरा देख रहे हो, प्रवीण कुमार सोपती, एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हो प्रख्यात व्यक्ति थे और ऑलराउंडर थे, लाइक आप कह सकते हो स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और मूवीज में काम कर चुके हैं, नाटकों में काम कर चुके हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो मतलब उनका देहांत जो है वो रिसेंटली हो गया है। लेकिन ये ज्यादातर जो फेमस थे वो किस करेक्टर के कारण फेमस थे, इन्होंने भीम का करेक्टर जो है वो पे किया था, जो बी.आर. चोपड़ा का टेलीविजन सीरीज महाभारत में इन्होंने किया था 1988 में, जो कि बहुत ही फेमस एक करेक्टर रहा है, तो इसी करेक्टर के तौर पर ये ज्यादा जाने जाते हैं। वैसे ये जो है वो एशियन गेम्स मेडलिस्ट रह चुके हैं, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, याद रखना इनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था, और ये 50 से ज़्यादा हिंदी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, और ये पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। 2013 में इन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से जो है वो कंटेस्ट किया, फिर 2014 में ये बीजेपी में जो है वो शामिल हो गए, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में किंगस्टन में 1966 में, और ऐसे मात्र ये दूसरे प्लेयर बने मिल्खा सिंह के बाद जिन्होंने मेडल जीता इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, ऐसे ये दूसरे प्लेयर थे, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और हैमर थ्रोअर हैं, डिस्कस थ्रोअर प्लेयर रह चुके हैं, फिल्म एक्टर हैं, पॉलिटिशियन है, सोल्जर रह चुके हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, तो हर तरह का काम आप कह सकते हो यहाँ पे, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो करे, लेकिन इन्होंने सारे के सारे काम जो है वो अकेले ही कर दिए। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 4 मेडल एशियन गेम्स के अंदर जीते हैं। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे एशियन गेम्स में 1966 में, और 2 जीते थे 1970 की बैंकॉक एशियन गेम्स के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने जो है वो खास तौर से याद रखना है। और ये मैक्सिको
जो 1968 की ओलंपिक्स थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 1972 की जर्मनी की थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत ही फेमस नाम है, नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार सोपती। मैंने बताया कि ज्यादातर किस करेक्टर से जाने जाते थे, बीम करेक्टर से जाने जाते थे। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि पिक्चर से है फिर से। एशियन इंडिया के एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और ये दो डिपार्टमेंट्स या दो मिनिस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि इसका मेन टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो इसका मेन मकसद जो है वो क्या है, दो मिनिस्ट्रीज ने ऑर्गेनाइज तो कर दिया, ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बनाएगी कि एशियन कंट्रीज को हम कनेक्ट करें आपस में और एक रीजनल ग्रिड बनाएं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो पावर है उसकी सेलिंग और परचेजिंग जो है वो हो सके, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स जो है वो हम कर सके रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे। तो 5 तरह के टेक्निकल सेशंस जो है वो किए गए, जिसमें एशियन और इंडिया के बीच में म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो अलग अलग थीम्स हैं उस पर बातचीत की गई, जिसमें एक था एशियन पावर ग्रिड। एशियन पावर ग्रिड तो एक रीजनल ग्रिड के तौर पे काम करेगा, आपस में जो इंडिया और एशियन की 10 कंट्रीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा, और एनर्जी ट्रेड जो है वो की जा सकती है। तो आप कह सकते हो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव के ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब आप कह सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। और एशियन के बारे में खास तौर से याद रखोगे, 10 कंट्रीज एशियन की मेंबर हैं, इंडिया मेंबर नहीं है। और 1967 में एशियन की शुरुआत की गई थी। एच ई दातो लिम जोक हुई, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लें, याद रहेगा, क्योंकि अलग है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता के अंदर। कहां पे? जकार्ता। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक पॉलिसी लॉन्च की गई है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी। तो साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन काम क्या है और किसके लिए ये लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। एक तो ये याद रखना है, इसका मेन काम है कि आप बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुके हो, हर काम आप क्या करते हो? ऑनलाइन करते हो, इवन आप वीडियो भी तो ऑनलाइन देख रहे हो। तो अब कोई भी आप पेमेंट कर रहोगे या कुछ भी करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, चाहे ईमेल के थ्रू हो जाए, चाहे आपके पास ऑनलाइन थेफ्ट हो जाए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कोई गड़बड़ हो जाए। तो सारी चीजों की एक इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, और वो इंश्योरेंस है साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी, या एचडीएफसी आर्गो आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। तो कोई भी आपका डाटा लॉस है, कुछ भी है, साइबर से रिलेटेड कोई भी चीज है, आपने कोई चीज स्टोर की हुई है ऑनलाइन, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आपका डाटा लॉस हो गया, तो वो भी जो है वो एचडीएफसी आर्गो आपको प्रोवाइड करेगा, उसके खिलाफ जो भी मॉनिटरी हेल्प होगी वो फाइनेंशियल लॉस भी आपको प्रोवाइड करके देगा। तो ये साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। तो किस तरह से हम हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया में, ये इस रिपोर्ट के अंदर खास तौर से बताया गया, और करंट स्थिति क्या है वो भी बताई गई है, और ये बताया गया है नीति आयोग की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि 65% हॉस्पिटल बेड जो हैं वो सिर्फ 50% पॉपुलेशन को ही कवर कर सकते हैं, मतलब हमें और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। मतलब उन्होंने साथ में ये बताया है कि 30% बेड्स अगर और बढ़ जाएं, 30% एटलीस्ट अगर बेड्स बढ़ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज थोड़ी सी इंडिया में इंप्रूव हो चुकी हैं और सारे लोगों को इक्विटेबल एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। लेकिन इंडिया हेल्थ केयर के ऊपर ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर सबसे कम स्पेंड करता है, बहुत ही कम पैसा इसके ऊपर खर्च करता है। ब्रिक्स कंट्री को अगर कंपेयर करें तो इंडिया सबसे कम करता है, और यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी कह चुका है कि कम से कम 3.9 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हमें खर्चने पड़ेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। कौन से ईयर तक? 2030 तक। और स्पेशली अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 256 बिलियन डॉलर जो है वो लगाने पड़ेंगे, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको तो अचीव कर ही सकें, क्योंकि 3 नंबर का गोल है जिसमें हमने कहा है कि सबको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करनी है, सारी एजेस को हमने हेल्दी रखना है। तो 256 बिलियन डॉलर जो है वो चाहिए, ताकि हम 2034 तक 2034 तक इस एसडीजी गोल 3 को अचीव कर सकें। तो ये बेसिकली कहा गया है यहाँ पे नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अंदर। तो इतना का आपने याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट सेक्शन में। तो इसमें पहला है, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत से एमओयू साइन किए हैं, 3.05 लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो आप कह सकते हो इनका इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन चल रहा है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने इतनी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थान में आगे बढ़ाया जा सके।
और राजस्थान के गवर्नर आपको पता है कलराज मिश्रा हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत। 19 साल की ज़ारा रदरफोर्ड जो है वो पहली, या आप कह सकते हो यंगेस्ट वुमेन बन चुकी हैं जो अकेली ट्रैवल करके हैं पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने अपना छोटा एयरक्राफ्ट इसमें यूज़ किया, ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे, और साथ में हमारे पास एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस जो कि नीति आयोग का है, उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के लिए। मतलब आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मेन मकसद यही है कि हम टेक्निकल कोलैबोरेशन कर सकें, हम स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर सकें, ताकि देश के अंदर कुछ भी जो हो रहा है खास करके इन्वायरमेंट के बेसिस पे उसको इवैल्यूएट किया जा सके और उसका एक डाटा तैयार किया जा सके। तो इसके अंदर अलग अलग दोनों मिलके अलग अलग तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि मॉनिटरिंग की जा सके पूरे इंडिया के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं। नीति आयोग और साथ में यूएसएड मतलब यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दोनों ने एक टाई अप किया है ताकि हेल्थ इनोवेशन हो सके इंडिया के अंदर और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के अंदर बढ़ाई जा सके। तो इसका मेन मकसद यही होगा कि हर बंदा जो है वो सही वैल्यू पे अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, मतलब उसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल सके, क्वालिटी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिल सके, खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशन को, लाइक SC ST या वुमेन, तो जिसको आप कह सकते हो कि बहुत ही कम फैसिलिटीज जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड मिलती हैं ट्राइबल पॉपुलेशन को, तो वो इसको असेस कर सकें। और साथ में हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है वो अपना फ्यूचर देख सके और इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कोविड-19 जैसी कोई प्रॉब्लम आगे ना आ सके तो उसको हम दूर कर सके। तो इसीलिए ये टाई अप जो है वो किया गया। फिर से इसको पढ़ लें एक बार, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं। सेफर इंटरनेट डे 8 फरवरी जो है मनाया गया, लेकिन आपने याद रखना है कि इसको हर साल 8 फरवरी को नहीं मनाया जाता। इसको दूसरा ट्यूसडे, आप कहोगे सेकंड ट्यूसडे जो है दूसरे हफ्ते का, सेकंड वीक का सेकंड ट्यूसडे हर फरवरी के अंदर मनाया जाता है। तो इस बार 8 फरवरी को आ गया तो 8 को मनाया गया। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, पॉजिटिव तरीके से यूज करने के लिए, उसका गलत यूज नहीं करना, खास करके बच्चे और जो यंग हैं तो वो गलत यूज ना करें इस टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए नाम है सेफर इंटरनेट डे। तो हर यूथ जो है, हर लोग जो भी हैं, वो सारे के सारे इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें जिसमें इंटरनेट को हमने अच्छा बनाना है, पॉजिटिव तरीके से यूज करने के लिए बेटर बनाना है। तो टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, तो इसलिए इसका थीम जो है वो ये रखा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आरबीआई किस तरह से मार्केट में पैसे को कम करेगा। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस दो ही हैं, या तो रेपो होगा या रिवर्स रेपो होगा या दोनों होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रेपो का मतलब क्या है? रेपो का मतलब है कि आरबीआई किसको पैसा देता है? बैंक्स को पैसा देता है। अब अगर आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है तो बैंक के पास तो पैसा बढ़ गया, बैंक के पास पैसा बढ़ गया, इसका मतलब मार्केट में भी वो पैसा ज्यादा देगा, मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो इससे लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा बढ़ गया। तो रेपो तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि अब्जॉर्ब पूछा है, कम करना है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हो ए ही खत्म हो गया ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन बता, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब है कि बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा होगा तो आरबीआई बैंक को कहेगा कि भाई मुझे पैसा दे दो कुछ, तो आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंक के पास कम हो गया, मार्केट में भी कम हो जाएगा और इससे लिक्विडिटी जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? रिवर्स रेपो। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च इट्स इंटरेक्टिव बैंकिंग सर्विस थ्रू डिश टीवी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिश टीवी के थ्रू इंटरेक्टिव बैंकिंग प्रोवाइड करने वाला पहला इंडिया का बैंक कौन सा था? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे, कम से कम यार एक दोस्त को तो शेयर कर ही दिया करो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें इस बटन को, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हो, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा फिर आपका। और अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगी। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है और आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल और अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से आपको जरूर आपका सेक्शन जो है बूस्ट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप एक महीना मतलब लगातार करंट सेशन लगा के देखो, आपको डिफरेंस जो है वो जरूर पता लगेगा। और साथ ही साथ लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा जो है वो माफ़ करने की शक्ति जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई गलती किसी से हो जाती है तो उसको माफ़ करना जो है वो आपका पहला धर्म है, और माफ़ करने वाला व्यक्ति ही जो है वो खुश रह सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके हम काम नहीं करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।